बहू इस बार पोता ही चाहिए। आज सवेरे उठने के बाद से ही अर्चना को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसिडिटी भी हो रही थी। लगता है फिर से प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर ही उसका दिल घबराने लगा। धड़कनें तेज हो गईं। वो माँ तो बनना चाहती थी कि 5 साल से सूनी पड़ी उसकी गोद एक बार फिर हरी हो जाए, मगर पिछले 2 बार से उसे जिस पीड़ा और क्षोभ भरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आते ही उसका मन खिन्न हो गया। कहीं इस बार भी वही सब दोहराया गया तो हे ईश्वर रक्षा करना। वो गहरी सांस भरकर बिस्तर पर बैठ गई। तान्या और अर्जुन अभी सोए हुए थे। आज रविवार था, दोनों के लिए देर तक सोने का दिन। माँ जी बड़े चाचा जी के घर गई हुई थी। नवरात्रि चल रही थी। पोते के जन्म की मन्नत पूरी करने के लिए उनके यहाँ देवी का जागरण था। जाते हुए माँ जी प्रसन्न नहीं थी। पता नहीं देवी की हम पर कब कृपा होगी, मुझे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी जागरण कराऊं। देवी माँ की परम भक्त माँ जी ने कोई मंदिर कोई उपवास नहीं छोड़ा था। हालांकि घर हर तरह से संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी माँ जी को लगता था कि देवी की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो घर में उनके पोते की जगह 6 साल की पोती तान्या लिए बैठी थी। अर्चना की भरी पूरी ससुराल थी। 5 बहू थी, सबके घर आसपास थे। 5 बहुओं में तीसरी थी माँ जी। साझा व्यापार था और रोज का साथ उठना बैठना था। हर घर की रत्ती रत्ती खबर दूसरे के घर को रहती। माँ जी के अनुसार बाकी सब पर देवी की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटे जन रही थी, सिवाय अर्चना के। 6 साल पहले गुड़िया को जन्मा था। उसके बाद 2 प्रयासों में लड़के को गर्भ में धारण करने में असफल रही थी। इसलिए अर्चना उनकी नज़रों में हीन व तिरस्कृत थी। बाकी सभी बहुओं ने कैसे गर्भ में आई कन्या का सफाया कर मात्र लड़कों को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है, यह बात अर्चना से छिपी नहीं थी। वह गर्भ परीक्षण कर लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी बहन को बड़े लाड़ दुलार से पाला है, अतः ऐसी नीच मानसिकता के बीज उसके मस्तिष्क में कभी नहीं पड़े थे। मगर उसकी संपन्न और पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्टा था। कहने को तो पूरा परिवार देवी माँ का परम भक्त था। लगभग रोज ही किसी न किसी के घर में देवी माँ के नाम पर कुछ न कुछ होता ही रहता। मगर जब बात देवी के वास्तविक रूप कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी समस्त संपत्ति छीन ली हो। अर्चना को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने बच्चों के साथ। मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभियों का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों के भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे चित्त हो जाते हैं। फिर घर में एक लाचार पशुसी बंधी बहू की हैसियत ही क्या है, जो अपना विरोध जताकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। फिर भी अर्चना ने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन प्लीज, ये हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे अब से जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ अर्चना, यह तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मना लूंगा, मगर यह जो रिश्तेदारों की फौज आसपास जमा है, जो आग में घी डालते हैं, उससे कैसे निपटूं। अर्जुन भी परेशान था। चाहे जो भी हो मैं सोनोग्राफी नहीं कराऊंगी, जैसे भी हो मनाना ही पड़ेगा, अर्चना बोली। बच्चे को लेकर अर्चना किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी। अतः एक योजना के तहत अर्चना मायके चली गई और जब माँ जी को उसके गर्भ की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था, इसलिए वह अर्चना की नासमझी का नाटक माँ जी समझ नहीं पाई। फिर तान्या का जन्म हुआ था, जिसे माँ जी ने बुझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर ना तो कोई जागरण हुआ, ना ही बधाई के गीत गाए गए, मगर अर्चना और अर्जुन खुश थे। कोई और करे ना करे, वह अपनी नन्ही सी जान को बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद को मैं फिर गर्भवती हुई, पर इस बार माँ जी पूरी तरह से सजग थी। वह पहली भूल को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती थी। अर्चना की छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी पैनी नजर थी। वो बच ना सकी।
माँ के इमोशनल ड्रामे, रोने धोने और कलेश से बचने के लिए अर्जुन अनचाहे मन से ही सही अर्चना पर दबाव डालने लगा। अर्चना, माँ को हर बार संभालना मेरे लिए असंभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ के मन की ही हो जाने दो। घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर के हर बार माँ जी रो धोकर नमक मिर्च लगाकर ऐसे पूरे परिवार कुटुंब में पेश करती हैं कि सबकी नजरें अर्चना और अर्जुन की ओर तन जाती। रोज रोज की कलह से बचने के लिए अर्चना ने भारी मन से स्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भ हत्या का दंश झेल चुकी अर्चना फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। आप बीती सोच सोच कर अर्चना का सिर भारी हो चला। वह रसोई में चाय बनाने चल दी। रसोई में काम वाली सुमन बर्तन धो रही थी। चाय बनाते वक्त अर्चना को मितली आ गई और वह बाथरूम की ओर भागी। का दीदी, कोई खुशखबरी है का? सुमन अर्चना की शारीरिक भाषा से समझ गई थी। अर्चना ने उसे एक नज़र देखा पर कुछ ना कहा। अर्चना की चुप्पी को हाँ समझ सुमन ने अपना अंदाजा पक्का मान लिया। चलो अच्छा ही है दीदी, तान्या कब तक अकेली खेलेगी? उसे भी तो कोई साथी चाहिए संग खेलने वास्ते। अकेले बच्चे का घर में बिल्कुल जीना लगे है। अच्छा, तेरे कितने बच्चे हैं? अर्चना ने चाय छानते हुए पूछा। कितने का? बस एक ही बिटिया है मेरी, अब तो सयानी हो गई है, 11वीं में पढ़े है। बताते हुए सुमन का चेहरा गर्व से दमक उठा। क्यों दूसरा नहीं किया उसके बाद? का बताऊं दीदी, इसके जन्म पर ही इतनी कलेश पड़ गई थी घर में। इसके बखत धोखे से डॉक्टरी जांच करा दी मेरी। मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे तो कुछ पता ना था। छोरी जान पेट गिराने के पीछे पड़ गए, मगर मैं तैयार न हुई। भला बताओ तो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते तो मैं कैसे आती इस दुनिया में? फिर क्या हुआ? अर्चना उत्सुक थी। होना का था दीदी, मैंने अपनी सास और मर्द को जो खरी खोटी सुनाई कि पूछो मत। मैंने साफ कह दिया कि माना मैं अनपढ़ गवार हूँ मगर हाथ पैर से सलामत हूँ। कैसे भी करके अपना और छोरी का पेट पाल लूंगी। तेरे दरवाजे पर ना आऊंगी रोटी मांगने। मेरी कोख की तरफ आंख उठा के भी देखा तो अच्छा ना होगा। बस मेरी सास ने मुझे घर से निकलवा दिया। अर्चना ने पूछा, और तेरे आदमी ने रोका नहीं तुझे? वो क्या रोकता, वो तो अपनी माँ का पिछलग्गू था। मैंने भी सोचा, अरे हटाओ ऐसे मर्द को जो दुख दर्द में अपनी जोरू का साथ ना देकर माँ के पीछे जा छुपे। जो अब काम ना आया, कुछ बुरी पड़े क्या काम आएगा? बस दीदी, अब तो खुद कमा खा रही हूँ और बिटिया को पढ़ा लिखा रही हूँ। एक ही बात कहती हूँ, दुनिया से कुछ उम्मीद मत करियो, खुद मजबूत बन। अर्चना सुमन की बातें सुन अवाक रह गई। इस बुराई की जड़ें उसके घर तक ही नहीं, दूर बसी गरीबों की बस्ती में भी फैली थी। तुम लोगों में भी होता है यह सब? अर्चना ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं दीदी, हम ठहरे गरीब, जिस सौदे में सिर पर खर्च ना पड़े वो किसे भाएगा? खैर जाने दो, हम लोगों में तो यह सब चलता ही रहता है। हम अनपढ़ों में कहाँ इतनी अकल कि छोरे छोरियों का भेद ना करें। जी छोरी की किस्मत भाली होगी, उसे भगवान आप जैसे घरों में भेजे है। अपनी तान्या को ही देख लो, रानी बनकर राज करे है घर पर। सुमन दर्द भरी आवाज में बोली। सुमन की आखिरी बात अर्चना के दिल को तीर की तरह भेद गई। इसे क्या पता तान्या के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े थे उसे। बेटियों को मारने का चलन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों पर जीना चाहते हैं। क्यों हर तरह से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं वह कौन सी मानसिकता है जो उन्हें अपने ही अंश को नष्ट करने के लिए उकसाती है। अर्चना चाय लेकर अपने कमरे में आ गई, मगर अब उसे पीने का मन ना हुआ। जो कुछ उसके सामने आने वाला था उसके लिए वह अभी तैयार नहीं थी। सुमन की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी।
देखने में पतली दुबली छीड़ सी काया वाली सुमन, मगर भीतर कितनी हिम्मती, कितनी साहसी है। एक अनदेखे अजन्मे बच्चे के लिए एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया। ना समाज की चिंता, ना सर पर छत की फिक्र, ना पति का मोह। मुझमें क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? मैं तो अर्जुन के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी सुमन के आगे कुछ नहीं। क्या हूँ मैं? एक जीती जागती इंसान या एक खिलौना जिसे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है? अर्चना स्वयं के विचारों में बुरी तरह से उलझी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अर्जुन उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। अर्चना उससे कुछ ना कह सकी, पर वो अजीब सी कसम में थी। थोड़ी देर में माजी भी आ गईं। अर्चना की खराब तबीयत की वजह समझ आते ही माजी खुशी से फूले नहीं समाई और बोली, मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। देवी माँ मुझे निराश नहीं करेंगी। उसने तो रात ही को मुझे ध्यान में बता दिया था कि मेरे घर पोता आने वाला है। अपनी तीव्र इच्छाओं की पूर्ति की खबर सपने या कल्पना में अपने इष्ट देवी देवता से सुनी ईश्वर वाणी नहीं, बल्कि अपने ही मन का बुना भ्रम जाल है। यह बात माजी नहीं समझती थी। अर्चना की पिछली प्रेगनेंसी में देवी ने उन्हें सपने में आकर पोते की खबर दी थी, जो बाद में निर्मूल सिद्ध हुई। मैं मीना को फोन कर देती हूँ, वह समय पर जांच कर लेगी। माँ की बात सुन अर्जुन ने निर्विकार भाव से अर्चना की ओर देखा। अर्चना के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ छलक रही थी, जिसे समझकर भी वह कुछ न कह सकी। अर्चना को तीसरा महीना चल चढ़ा था। माजी ने अर्चना की सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और परिणाम अनुकूल न होने पर गिराने का इंतजाम भी पुख्ता था। वैसे तो हमारे देश में लिंग परीक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती। अर्चना के साथ क्लिनिक में अर्जुन को ना भेज कर माजी स्वयं जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा ना था। कहीं अर्चना की बातों में आकर पलट गया तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अर्चना की सोनोग्राफी हो चुकी थी। आशाओं पर फिर एक बार पानी फिर गया था, मगर वो नियति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे गर्भपात का समय पास आ रहा था, अर्चना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर्मन चित्कार रहा था, मत होने दे ये अनर्थ अर्चना, बहुत हुआ। कब तक यूं अपने ही खून की हत्याओं का पाप ढोती रहेगी? क्या तू सुमन से भी गई गुजरी है? जब वो अपनी कोख की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकती है तो तू क्यों नहीं? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मगर अपनी बच्ची को कम से कम जीवित तो देख पाएगी। वह नन्ही सी जान पूरी तरह से तुझ पर आश्रित है। सोचती होगी कि मैं अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ। मेरी माँ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चैन से सोई होगी वो, क्या बीतेगी उस पर जब जागेगी कि अपनी कोख में सहेजने वाली माँ ही आज प्राण घातिनी बनी हुई है। मत कर ऐसा अन्याय उसके साथ। आज अर्जुन के प्यार की भी परीक्षा होने दे। हर बार गलत फैसलों के लिए मात्र सम्मान के नाम पर माँ के साथ खड़ा होने वाला आदमी क्या एक सही फैसले के लिए तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता? और अगर वो अभी तेरे साथ खड़ा नहीं हो सका तो फिर ऐसे पति से क्या उम्मीद करना? वो तो जीवन के किसी भी मोड़ पर तेरा साथ छोड़ सकता है। तू इतनी असक्षम भी नहीं कि अपनी बच्चियों का भार ना उठा सके। बस जरा सी हिम्मत कर अर्चना। अर्चना चलिए। नर्स की आवाज़ सुन अर्चना का शरीर जैसे काठ का हो गया। जैसे तैसे वो खड़ी हुई, मगर पाँव हिला नहीं पा रही थी। यह मुझे नहीं होगा माँ जी, मैं यह नहीं करूँगी। कंठ में फंसा निर्णय पूरे आवेश के साथ बाहर निकला। अर्जुन जिस कलेश के आगे नतमस्तक था,
वह आज पूरे उफान पर था। बहुएं घर बसाने के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली है ये। कह देती हूँ अर्जुन, या तो इसे समझा ले, वरना इसका हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। माँ जी गुस्साई आवाज में बोली। ना रहे तो ना सही माँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर इस बार अपनी कोख पर आँच ना आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला, आगे जैसी आपकी मर्जी। मैं आज ही यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। अर्चना की वाणी और भाव दोनों शांत थे। मानसिक द्वंद्व के तूफान एक निर्णय पर ठहर गए थे। अब वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। कोई कहीं नहीं जाएगा माँ। अर्चना ने जो किया ठीक किया। मैं खुद भी यही चाहता था, मगर ना जाने क्यों चाहकर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी 2 बेटियों की हत्या की गिलानी अभी तक है मुझ में, तीसरे की झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। हिम्मत करके अर्जुन बोला, ये क्या कह रहा है तू? इसके साथ साथ तेरा भी सिर फिर गया है क्या? मरने के बाद कोई क्रिया कर्म श्राद्ध करने वाला नहीं होगा तेरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ की बातें सुन इस बार अर्जुन की सहन शक्ति जवाब दे गई। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्मकांड से नहीं। और आज एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर तुमने अर्चना की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया, तो हमारी मुक्ति हो या ना हो, तुम्हारी नहीं होगी। क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाकर्म करूँगा और ना ही पिंडदान। आज अर्जुन के दिल में फंसा बरसों का ग्वार भी फूटकर बाहर निकल गया। माँ जी उसके जवाब से जड़वत रह गई। अर्चना, अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। अर्जुन की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से भाव बेहाल हो गई और उससे लिपटकर रो पड़ी। आज उसकी सूनी गोद फिर हरी भरी हो गई थी। आज उसने अपनी कोख के साथ अपने सुहाग पर भी अधिकार पा लिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।